Hello students of CBSE class 11th for physics. Today we are going to start chapter 1 physical world. Okay, we start with science. Science is a systematized and organized knowledge about the various natural phenomena which humans have gained through observation and experiments. अगर हम साइंस को जानना चाहें कि साइंस पर्टिकुलरली क्या है, तो साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है. अब बात करते हैं ये जो जानकारी है हमारे पास नॉलेज से रिलेटेड, ये कहाँ से आई. तो हम सबसे पहले इसके ओरिजिन पर जाना होगा कि साइंस वर्ड जो ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है. एंड दैट कम्स फ्रॉम ए लैटिन लैंग्वेज, और वो लैटिन लैंग्वेज आपका क्या है, साइंशिया. ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या है वो, साइंशिया. इट मीन्स टू नो, यानी किसी चीज़ को जानना. और ऐसे ही संस्कृत वर्ड है विजनाना, अरेबिक वर्ड हुआ इल्म. इन सभी का एक ही मीनिंग है, नॉलेज. तो साइंस का पर्टिकुलर मीनिंग हुआ टू नो या नॉलेज. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस चीज़ को जानना, किस चीज़ की नॉलेज. टू नो द नेचुरल वर्ल्ड, जो हमारे अराउंड ये नेचुरल वर्ल्ड है उसको जानना. जैसा हमारा चैप्टर का नेम है फिजिकल वर्ल्ड, तो इस फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर का हमारा पर्टिकुलरली नेम है, इस नेम के अंदर ही सारा नेचर यानी नेचुरल वर्ल्ड की सारी बात छुपी है. यानी हम इसके अराउंड फिजिकल वर्ल्ड को जानना चाहते हैं, उसकी साइंस को जानना चाहते हैं, उसकी नॉलेज जानते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टू टाइप्स ऑफ साइंसेज. टू टाइप ऑफ साइंसेज के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर हम जानेंगे कि साइंस जो है हमारा पहला है फिजिकल साइंसेस. फिजिकल साइंसेस के अंदर हम देखते हैं ये नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड या उससे डील करता है. अब इसमें क्या क्या आएगा, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएं तो हमारे पास है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ओशिनोलॉजी, ETC. नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस. बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या आता है, बायोलॉजिकल साइंसेस में वी पर्टिकुलरली डील विद लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में अब बॉटनी, जूलॉजी, और उसके बाद फिर ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंट्रोमोलॉजी, फोरेंसिक साइंसेस, ETC. दीज आर द फर्दर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस. नेक्स्ट हमारे पास है फिज़िक्स. जैसा हमने अभी ऊपर यहाँ पर जाना कि फिजिकल साइंसेज में जो हमारी ब्रांच है वो फर्दर क्या आती है, फिजिक्स. तो हमें जानना होगा फिजिक्स, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट भी हुआ. फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. यानी कि फिजिक्स एक साइंस का ही फर्दर ब्रांच है, यानी फिजिकल साइंसेज का ब्रांच भी कह सकते हैं आप उसको, जो पर्टिकुलरली नेचर से डील करता है और उसके अंदर इनबिल्ट जितने भी नेचुरल फिनोमिना है उनसे डील करता है. और इसी के तरीके से अगर हम दूसरी डेफिनेशन के बारे में फिजिक्स की डिस्कस करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन द नेचुरल फिनोमिना. यानी हम स्टडी करते हैं नेचर के अंदर जितने भी लॉज हैं, फिनोमिना हैं, और उनको स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं. तो इसका मतलब हम पर्टिकुलरली किन चीज़ों से डील करते हैं. फिजिक्स डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर, एनर्जी, रेडिएशन. ये सब चीज़ हमारी इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. अब बात करते हैं फिजिक्स वर्ड पर्टिकुलरली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. फिजिक्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड है और इट मीन्स फ्यूसिस, यानी FUSIS, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. और ये हमारा क्या है, फ्यूसिस. इट मीन्स नेचर. अब इट मीन्स फिजिक्स का रिलेशन किससे हुआ, डायरेक्टली नेचर से हुआ. और नेचर के अंदर आप देखते हैं बहुत सी चीज़ें हैं. अगर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जाएं तो फिजिक्स का मीनिंग वहाँ पर आता है भौतिकी. हम हिंदी में भी इसको भौतिकी कह सकते हैं. तो हम इस नेचर और इस नेचुरल वर्ल्ड को जानना चाहेंगे, जो कि हमें ब्रांच ऑफ साइंस यानी फिजिक्स जिनसे डील करती है उसमें पता लगेगा. नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक एटीट्यूड. देखिए साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है, आप शायद नाम से ही पता लगा पा रहे होंगे कि साइंस में भी एक अपने आप में एक नेचर होता है, एक एटीट्यूड होता है. और वो ये होता है कि आपका, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है, आप एक साइंस स्ट्रीम में जाने वाले हैं, तो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है जिसमें ज़रूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, ओपन माइंडेड अप्रोच की, यानी आपकी जो सोच है वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए टूवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके नेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर. आपके सामने अगर किसी तरह की कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम या कोई ऐसा चीज़ रखा जाए तो उस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपका माइंड काफ़ी ब्रॉड होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए. ये नहीं कि वो लिमिटेड हो जाता है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन तक आकर रुक जाता है. आपको
और भी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस उसके फाइंड करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। हम इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो हमारा नेचर, हमारा एटीट्यूड साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, जिसमें हम ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड। देखिए साइंटिफिक मेथड्स होते हैं कुछ, हमेशा कुछ साइंटिस्ट हमेशा कुछ हिट एंड ट्रायल मेथड्स वगैरह को अप्लाई करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उसके कुछ सक्सेस रिजल्ट्स भी होते हैं, कुछ फेलियर्स भी होते हैं। तो तब जाकर के जो सक्सेस रिजल्ट्स होते हैं उनकी ऊपर बेस्ड जो नेचुरल फिनोमेना है उनको वो स्टडी करते हैं, फिर उनको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो जो साइंटिफिक मेथड्स है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं? साइंटिफिक मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले होता है लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। यानी अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ है? ऑब्जर्वेशन है, राइट। अगर मैं ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो ऑब्जर्वेशन में अब जैसे सपोज बात करते हैं, एक आपने क्लास 9th में सबसे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर स्टडी किया था, वहाँ पर एक टॉपिक आता है जो न्यूटन के एप्पल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो हमने जब वहाँ पर देखा कि एप्पल क्यों ड्रॉप हुआ, तो एप्पल के ड्रॉप होना हमने देखा, तो इट मीन्स दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन, ठीक। उसके बाद एप्पल ड्रॉप क्यों हुआ, उसका रीज़न, यानी उसके ऊपर आपने फिर एक्सपेरिमेंट अपने किए, यानी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने क्या किया? कुछ रीजनिंग किया। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो रीजनिंग से रिलेटेड है, यानी उसमें हम कुछ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रीजनिंग कर रहे हैं कि एप्पल ड्रॉप क्यों हुआ। अब एप्पल ड्रॉप होने के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। हो सकता है बहुत तेज़ वहाँ पर उस समय स्टॉर्मिंग एयर रही हो, विंड रही हो, या उस टाइम पर हो सकता है वो जो हमारा फ्रूट है एप्पल वो रैपनिंग स्टेज में आ गया हो, क्योंकि आप जानते हैं कुछ फाइटो हार्मोन्स वगैरह आप क्लास 10th में स्टडी करके आए हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, वहाँ पर आपने स्टडी किया फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उनकी वजह से रैपनिंग स्टेज पर जब फ्रूट आ जाता है तो रैपनिंग के बाद, पकने के बाद ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, यानी वो उसके लिए एक वेस्ट होता है प्लांट के लिए। तो वो भी कोई एक रीज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रीज़न होने के बाद हमारे पास एक थर्ड स्टेप और आता है, हम मैथमेटिकल मॉडल अरेंज करते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया, जो बिहेवियर था वो कैसा था, यानी उसके ऊपर ऐसा क्या रीज़न था। तो वहाँ पर न्यूटन ने जब उसको एप्पल को दोबारा ऊपर उछाला, एप्पल को उन्होंने ऊपर दोबारा उछाला, तो उन्होंने देखा कि दोबारा उछालने के बाद भी वो एप्पल क्या हो रहा है? दोबारा से नीचे ही आकर गिर रहा है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि ऊपर से गिर रही है चीज़ तो भी नीचे आती है, अगर ऊपर उछाली जाती है, थ्रो की जाती है, तब भी वो नीचे आ रही है। तो इट मीन्स समथिंग इज़ देयर विच इज़ अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इट। तो कोई चीज़ है जो नीचे खींच रही है। तो वहाँ से न्यूटन को ग्रेविटेशन के लॉ को स्टैब्लिश करने में हेल्प मिली, और उन्होंने मैथमेटिकल बिहेवियर को स्टडी किया। फिर उन्होंने मैथमेटिकल जो मॉडल दिया उसमें ये दिया कि जो हमारा जितना भी ये फोर्स होता है, जो हमारा फोर्स है पर्टिकुलरली, ये फोर्स हमारा दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है मास के प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा कोई चीज़ हैवी होगी उतना ज़्यादा फोर्स इफेक्टिव होगा और उसके प्रोपोर्शनल होगा, और जो दो चीज़ें हैं जिनके बीच में फोर्स लग रहा है तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। फिर वहाँ से उन्होंने एक और दिया कि अगर डिस्टेंस होगा तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ से मैथमेटिकल मॉडल को देने के लिए उनके पास एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच मिली रीजनिंग के बाद। फिर मैथमेटिकल मॉडल के बाद उन्होंने फाइनली ये फॉर्मूला दिया, जो न्यूटन का ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था G m1m2/r²। तो ये फॉर्मूला आपने जो पढ़ा था ये उसकी मैथमेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करने का फाइनल उन्होंने इस्टेब्लिश करके लॉ दे दिया। तो इस तरीके से जो है हम पहुंचते हैं फाइनल प्रिडिक्शन के ऊपर कि हाँ हमारा कुछ इस तरह से सजेस्टेड मॉडल है, और हम फोर्थ स्टेप पे आ गए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन में क्या बिहेवियर आता है? देखिए ये लॉ कहाँ तक एप्लीकेबल है, क्या ये यूनिवर्सली ट्रुथ है, क्या यूनिवर्सली वेरीफाई करता है, दूसरे फिनोमिनाज के ऊपर भी खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। तो ये चीज़ें पता होने के बाद कि ये वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या ये फॉल्स है या कैसा है, तब जाकर ये मॉडल फाइनल होता है। और उसके बाद फिर हम इन मॉडल्स को अपनी स्टडी में, अपने क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, या आप लोग इसको बुक्स में पढ़ पा रहे हैं जो कि पब्लिश हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं
टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। देखिए फिजिक्स दो प्रिंसिपल थ्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, इन दो चीज़ों के ऊपर काम करती है फिजिक्स। पहला हमारे पास है यूनिफिकेशन एंड नंबर टू इज़ रिडक्शनिज्म। देखिए यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन एक का हिंदी मीनिंग होता है एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है, यानी ये वर्ड जो यूनिफिकेशन है वो बना है यूनिटी से, एकता से। यानी जिसमें जो इसका फिनोमिना है वो ये है कि हम जो भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत सारे अलग अलग नेचर के अंदर होने वाली घटनाएं या इवेंट्स होती हैं, और उन सब अलग अलग घटनाओं का रिलेशन किसी एक पर्टिकुलर लॉ से होता है या सभी का एक कॉमन लॉ होता है। इसका क्या मतलब है? चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को जानते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज़ अभी आपने एप्पल के ड्रॉप होने की घटना या इवेंट के बारे में पढ़ा या सुना कि एप्पल गिर रहा है, तो वहाँ पर न्यूटन ने उसको ग्रेविटेशन लॉ से रिलेट किया। ऐसे ही यूनिवर्स में जो हम अपने पर्टिकुलर यूनिवर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर सेंटर में सन है और सभी प्लैनेट सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लैनेट्स और किसी एक इंडिविजुअल प्लैनेट और अगर सन की बात करें, दोनों के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन की इवेंट हुई, ये एप्पल के ड्रॉप की, दोनों अलग अलग घटनाएं होने के बावजूद ये सब एक ही लॉ से रिलेट करती हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब जब हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को पढ़ के उसको एक ही पर्टिकुलर लॉ से बताते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है यूनिफिकेशन। इतनी सारी इवेंट्स का एक ही लॉ। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकते हैं, जैसे जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी गिवन है, आप देख रहे होंगे। मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक साथ कंबाइन करके एक ही यूनिफिकेशन के थ्रू एक ही लॉ से बताती है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो फिनोमेना है वो अपने आप में अलग है, मैग्नेटिज्म एक अलग प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की, और उन दोनों को कंबाइन करके लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैक्सवेल की इक्वेशन के द्वारा बताया गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यूनिफिकेशन कहलाता है, जब हम यूनिटी के थ्रू इतने सारे फंडामेंटल जो नेचर के अंदर फोर्स हैं उनको कॉमन करके एक ही लॉ के थ्रू बताते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रिडक्शनिज्म। देखिए जो हमारा ये पॉइंट नंबर 2 है, रिडक्शनिज्म। इस रिडक्शनिज्म का आप नाम से ही शायद जज कर पा रहे होंगे, इसका मीनिंग या ये वर्ड ड्रिवन हुआ है रिड्यूस से। इसका मीनिंग है रिड्यूस करना, ये रिड्यूस से बना है। यानी कि हम जब बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक साथ बल्क में पढ़ते हैं तो उनको स्टडी करना इतना इजी नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? उसको रिड्यूस करके पढ़ते हैं। अब रिड्यूस करके किस तरीके से पढ़ पाते हैं? यानी अब जब एग्जांपल के तौर पे अगर हम कुछ बात करें किसी एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की, उसमें आगे चल के भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपके क्लास 11th के सिलेबस में भी है। अब इसमें बहुत सारी और टर्म्स आती हैं, टेम्परेचर या उसकी प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल क्वांटिटी के रिलेशन में कुछ और चीज़ें आती हैं, इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आती हैं, और आगे चल के और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह। तो ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो फिनोमिनाज हैं, उनको हम एक ही जगह पर एक बल्क के रूप में पढ़ रहे हैं, एक ही टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। जबकि एक साथ इनको स्टडी करना इजी नहीं होगा, हम इनको अलग अलग जब पढ़ते हैं यानी रिड्यूस करके पढ़ते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। यानी फाइनली अगर ये कहा जाए कि रिडक्शनिज्म ऐसा प्रोसेस है जो किसी कॉम्प्लेक्स बल्क स्टडी को रिड्यूस करके छोटे छोटे स्टेप्स में या अलग अलग टॉपिक्स के रूप में पढ़ा जाए या एक्सप्लेन किया जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म कहते हैं। और ये हमारा जो है प्रोसेस होता है नंबर 2, जो कि 2 प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट इन फिजिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या है। देखिए स्कोप ऑफ फिज़िक्स बहुत वास्ट है। अगर बात की जाए फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स फिज़िक्स रिलेट करता है फिज़िकल वर्ल्ड से, इस नेचुरल वर्ल्ड से। तो इस वर्ल्ड की बात करें तो ये कहाँ तक फैला है? ये जहाँ तक भी वर्ल्ड फैला है, यूनिवर्स जहाँ तक भी फैला है, तो जितने भी
ये छोटे से छोटे हमारे जो हम पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जो हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ से या लेकर के पूरे यूनिवर्स तक, जहाँ तक भी यूनिवर्स फैला है, सब जगह फिज़िक्स ही है, फिज़िक्स के ही लॉज फैले हुए हैं। तो इनको हम जो पढ़ते हैं ये सब स्कोप ऑफ फिज़िक्स के अंदर ही आता है। बात करते हैं फिर स्कोप ऑफ फिज़िक्स के अंदर पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इसको किन दो पर्टिकुलर डोमेन्स में क्लासीफाई करके स्टडी किया जाता है। पहली डोमेन जो आती है वो आती है मैक्रोस्कोपिक। अब बात करते हैं ये मैक्रोस्कोपिक, ये टर्म जो है क्या है, और दूसरी है ये माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक से भी पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इसको, जो फिज़िक्स है इसको हम दो पर्टिकुलर स्ट्रीम में डिवाइड करते हैं। पहली होती है क्लासिकल फिज़िक्स और दूसरी है मॉडर्न फिज़िक्स। क्लासिकल फिज़िक्स क्या है? क्लासिकल फिज़िक्स जो हमारी है और जो हमारी मॉडर्न फिज़िक्स है, इन दोनों में एक अपने आप में ये रिलेशन है कि जितनी भी रिसर्च या डिस्कवरी 1900 मैं 1900 सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 1900 एडी तक हो चुकी थी, वो सब तो क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर आती हैं। और जो 1900 के बाद जितनी भी डेवलपमेंट या रिसर्च हुई हैं या जो भी अब तक हम पढ़ पा रहे हैं नई चीज़ें, वो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर आती हैं, राइट। अब बात करते हैं क्लासिकल फिज़िक्स जो हमारी ये जितनी भी 1900 तक रिसर्च हो चुकी थी, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं हमारी इस नंबर 1 कैटेगरी के अंदर, यानी ये माइक्रोस्कोपिक के अंदर। और ये जो हमारी माइक्रोस्कोपिक हुई, ये क्या है? ये नंबर 2, ये आती है मॉडर्न फिज़िक्स में। यानी कि मैक्रोस्कोपिक का अगर हम सीधा सीधा मीनिंग समझें तो क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक वो टर्म है जितनी भी चीज़ें हमारे सामने इस नेचर में, नेचुरल वर्ल्ड में हमें दिखाई दे पा रही हैं, जो हमें दिख रहा है फिजिकली, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो हमारे सामने है, वो सब हमारी इस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स यानी क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर आती है। और हम क्लासिकल फिज़िक्स में डील्स करते हैं इन्हीं मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस या फिनोमिना से, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न फिज़िक्स में। क्या आता है मॉडर्न फिज़िक्स में? वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज आते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। यानी अब आप कहेंगे दिखाई नहीं देता तो फिर हम कैसे डील करते हैं? देखिए ये भी एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है, और जितनी भी रिसर्च 1900 के बाद हुई है उसमें पर्टिकुलरली दो ही साइंटिस्ट का नेम सबसे ऊपर आता है। एक आता है, आपने शायद नाम भी सुना, एल्बर्ट आइंस्टीन, और दूसरा है मैक्स प्लैंक। प्लैंक और आइंस्टीन दोनों की बहुत बड़ी देन है, कंट्रीब्यूशन है फिज़िक्स को, जो 1900 के बाद मॉडर्न फिज़िक्स के रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हम पढ़ते हैं वो सब जो आती हैं वो सब आइंस्टीन की दी हुई देन है। इसीलिए आज आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन को, सर एल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ फिज़िक्स माना जाता है, राइट। तो मॉडर्न फिज़िक्स जो है उसके अंदर जो भी हम पढ़ते हैं, जो जिससे कि माइक्रो फिज़िक्स के फिनोमिनाज वगैरह डील होते हैं, वो सब आगे फर्दर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में आते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स डील किससे करती है? माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना से, जो कि बहुत ही माइन्यूट यानी बहुत ही छोटे स्केल के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम या मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई, या फिर उनसे भी छोटे उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, ये सारे फिनोमिना इसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं जो क्लासिकल फिज़िक्स है, इसके अंदर पर्टिकुलर अगर हम देखें तो कौन कौन सी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स आती हैं। तो मैं आपके कोर्स या सिलेबस से रिलेटेड ही बात करूंगा, और यहाँ पर मैं आपको क्लास 11th और 12th का टोटल सिलेबस अगर मैं एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव करके बताऊं तो क्लासिकल फिज़िक्स के अंदर सबसे पहले आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर मैकेनिक्स हम क्लास 11th में ही स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर क्या आता है? मैकेनिक्स में मोशन आता है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा, उसका एडवांस फॉर्म आप यहाँ पढ़ेंगे। कॉज ऑफ मोशन, साउंड वेव या और ऐसी चीज़ें जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, वो सब हम यहाँ पर मैकेनिक्स में क्लास 11th में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है हम इसी क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपसे डिस्कस किया है। इसमें हम टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाउ वर्क एंड हीट आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, या कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इंटर्न, तो ये सब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट है हमारी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के अंदर क्लासिकल में आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स हम
क्लास 12th में पढ़ेंगे और इसमें हम लाइट के नेचर, जैसे आप जानते हैं लाइट हैज़ ड्वेल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये सब चीज़ें, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब चीज़ें हम डिटेल में जाकर क्लास 12th में ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर वो भी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये भी क्लास 12th का टॉपिक हुआ। इसके अंदर AC, जिसको फुल फॉर्म अल्टरनेट करंट या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना, और रेडियो वेव एक्सेट्रा, ये सारे फिनोमिनाज हम जा कर के वहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है और इसमें हम एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियाई, इन सब के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। और इसके भी क्लास 12th में जो है एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर है, वहाँ पर हम जाकर इनको स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक हुआ हमारा यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 6, जो है रिलेटिविटी। ये वो पर्टिकुलर अपने आप में ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, और जो हम आज भी पढ़ते हैं। इतना ये ज़बरदस्त फिनोमिना है जो रिलेटिविटी इन्होंने बताई, उसको भी फर्दर उन्होंने 2 पार्ट्स में, मतलब 2 ब्रांचेस में क्लासीफाई किया। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी बाय सर आइंस्टीन और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। इसकी भी आगे चलकर डिटेल में एक रिलेटिविटी की मैं वीडियो तैयार कर दूंगा, आप उसको डिटेल में देखिएगा। इसमें हम ये बताते हैं कि जो मोशन है पर्टिकुलरली मीन्स हाउ स्पेस एंड टाइम आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हुआ फिज़िक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। देखिए फिज़िक्स का अदर साइंसेस से बहुत रिलेशन है, क्योंकि फिज़िक्स अपने आप में एक मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस माना जाता है। इसका अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और की रोल होता है अदर ब्रांच ऑफ साइंसेस के डेवलपमेंट में। अब जानिए कैसे। अब फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फिज़िक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। देखिए जितनी भी रिसर्च आज तक या अब तक फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में हुई है, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी किया कि टोटल 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द नेचर। तो वो सब की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसके जो डिफरेंट नेचर हुआ, एटम का नेचर, आइसोटॉप्स नेचर, रेडियो एक्टिविटी, ये सभी डिटेल्स जो हम लोग को मिल पाती है, या उनकी केमिकल बॉन्डिंग नेचर या वैलेंस नेचर, ये सब चीज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी हमें मिल पाती है, वो फिज़िक्स के ब्रांच के अंदर रह कर के जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हम डिज़ाइन करते हैं या उनको डेवलप करते हैं, वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट, यानी जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप या PLC, GLC, गैस लीनियर क्रोमेटोग्राफी, पेट्रोलियम लीनियर क्रोमेटोग्राफी, या मॉलिक्यूल साइज़ को चेक करने की अदर इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब फिज़िक्स की ब्रांच के थ्रू ही हेल्प से होते हैं। नेक्स्ट है फिज़िक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। देखिए ये कोई डाउट नहीं कि फ़िज़िक्स जो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ये क्वांटिटेटिव साइंस है। इसका मतलब इसमें जो है हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना होता है, हमें चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए उसकी क्वांटिटी को इवेलुएट करना होता है। और यहाँ इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फिज़िक्स का है, इसका डायरेक्ट रिलेशन मैथमेटिक्स से होता है, या फिज़िक्स का नेचर मैथमेटिकल नेचर होता है। इसमें हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं इसके लॉज को इस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के और फिज़िक्स के बीच में एक गहरा रिलेशन है। फिज़िक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंसेस। देखिए बायोलॉजिकल साइंसेस में भी जितने भी हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, उनकी जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर या सेल डिज़ाइन या सेल का नेचर या जो भी वाइटल लाइफ प्रोसेसेस को अंजाम देना होता है बायोलॉजिकल साइंसेस में, पता लगाना होता है, वो सब जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फिज़िक्स के, उनकी हेल्प से ही हो पाता है, एक्सरेज वगैरह का यूज़ करके, या इस तरीके से जो है हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए डायग्नोस करके हेल्प करके बायोलॉजिकल साइंसेज में भी फिज़िक्स का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट फिज़िक्स में एस्ट्रोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। जो एस्ट्रोनॉमी है, इसमें जितने भी प्लैनेट्स का मोशन हुआ या हेवीली बॉडीज़ वगैरह हैं यूनिवर्स में, या इनकी डिस्कवरी हुई, इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स में आज ड्रिवन है, ये सब ब्रांच ऑफ फिज़िक्स एस्ट्रोनॉमी के अंदर आती है। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी आपसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो हमने
फिज़िकल साइंसेज का टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ा था, वहाँ पर भी डिस्कस किया था। तो ये सब चीज़ें फोटोग्राफिक टेक्निक्स वगैरह ब्रांच ऑफ फिज़िक्स के अंदर ही आती हैं। डॉपलर इफेक्ट वगैरह, ये सारे लॉज वगैरह इसके अंदर आते हैं। फिज़िक्स जियोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। जितनी भी स्ट्रक्चर या रॉक्स वगैरह की रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता लगाना होता है, वो सब फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से ही हो पाता है। मेट्रोलॉजिकल में भी हम प्रेशर, टेम्परेचर या वेदर फोरकास्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी पता लगाते हैं, तो वो भी सब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होता है जो फिज़िक्स में आते हैं। और सिस्मोलॉजी जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह या इस तरह की जो भी वेव्स वगैरह बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ जो बिलो द अर्थ क्रस्ट जो भी चल रही हैं, उनके मूवमेंट्स के बारे में पता लगाने के लिए भी हमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो सब भी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में ही आते हैं। नेक्स्ट है फिज़िक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। देखिए आज के टाइम में फिज़िक्स का टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। अब एक शॉर्ट में अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेवलपमेंट हुआ या उसकी रिसर्च हुई, जब वो इस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय उसके बाद फिर वायरलेस कम्युनिकेशन आ गई जो फिज़िक्स की टेक्नोलॉजी मानी गई। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो फिज़िक्स फिनोमिना हुआ, और वायरलेस कम्युनिकेशन जब से आया, जो हम मोबाइल फ़ोन या सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करते हैं या डिफरेंट और जितनी भी इंटरनेट वगैरह की सुविधाएं हमारे आसपास हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ऑफ फिज़िक्स हुई। फिर फिनोमिना है फिज़न ऑफ यूरेनियम। आपने फ्यूज़न एंड फिज़न के बारे में पहले भी स्टडी किया होगा। तो फिज़न ऑफ यूरेनियम हम फिज़िक्स का एक लॉ के अंदर आया, ये रिएक्शन हमने वहाँ पर पढ़ी है। तो टेक्नोलॉजी क्या आ गई? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स आ गए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़फुल है। फिर है सिलिकॉन चिप वगैरह, जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह की हेल्प से चिप वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में लगने वाली चिप्स, या इंटीग्रेटेड सर्किट्स की अगर हम बात करें, या कंप्यूटर वगैरह, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगने वाली ये चिप्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो सेमीकंडक्टर को स्टडी करते हैं वो फिज़िक्स के लॉज फिनोमिना के अंदर आते हैं, फिज़िक्स के कंटेंट में हैं। तो इससे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्या हुआ? कंप्यूटर की फील्ड में रिवोल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी का बहुत गहरा रिलेशन है, और इनकी रिसर्चेज वगैरह रेगुलर चलती रहती हैं। ये कुछ मैं टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अब स्टीम इंजन है, ये टेक्नोलॉजी हुई, जबकि इसके पीछे लगने वाला जो साइंस का या फिज़िक्स का प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इस तरीके से जैसे मैं अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपसे बात कर रहा था, जैसे रेडियो टेलीविज़न में लगने वाले ये जो टेक्नोलॉजी हुई, ये सब चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल से रिलेटेड टॉपिक हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल बेसिक फोर्स इन द नेचर। देखिए फंडामेंटल बेसिक फोर्स इन द नेचर क्या है? देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, और अगर हम 4 फंडामेंटल फोर्सेज की ही बात करें तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ 4 ही टाइप के फोर्स होते हैं? नहीं, फोर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपने और भी कई तरह के वे ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेज या डिफरेंट वेज ऑफ फोर्सेज आपने पढ़े होंगे, या टाइप्स ऑफ फोर्स आपने पढ़े होंगे। कोई आपने फ्रिक्शनल फोर्स, या कोई आपने जो है डिफरेंट टाइप्स पढ़े होंगे। लेकिन जितने भी फोर्स आते हैं वो बेसिकली इन सब 4 कैटेगरीज़ के अंदर ही कहीं ना कहीं आ जाते हैं। जैसे अभी मैं पीछे आपसे यूनिफिकेशन की बात कर रहा था, यानी कि डिफरेंट फिनोमिनाज को जब हम एक ही लॉ से रिलेट करते हैं, ऐसे डिफरेंट फोर्सेस को जब हम किसी एक पर्टिकुलर फोर्स, कॉमन फोर्स से रिलेट करते हैं, तो वो चीज़। तो हमारे पास 4 फोर्सेज आ गए: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये हमारे फोर्स होते हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट सभी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे 2 होते हैं, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी एटम मॉलिक्यूल्स या उनके बीच में लगने वाले न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जो ग्रेविटेशन फोर्स को हमने Fg से डिनोट कर रखा है, फिर जो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसको हमने Fw से डिनोट किया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हमने Fe से डिनोट किया है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हमने Fs से डिनोट किया। इनके बीच में ये स्ट्रेंथ का रिलेशन हुआ, यानी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ वाइज जो हुआ वो कौन सा हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज़ 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो आपने क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ा है। इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज़। आपने पढ़ा है क्लास 9th में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक अगर r डिस्टेंस है, इसका मास कितना हुआ m1 और इसका मास कितना हुआ
m2, तो दोनों के बीच में यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है म्यूचुअली, यानी ये इसके ऊपर ये इसके ऊपर आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, म्यूचुअली वर्ड का यहाँ पर ही मीनिंग हुआ, तो वो लगने वाला फोर्स कैसा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। एंड दिस पर्टिकुलर लॉ इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि मैथमेटिकली बताया गया F इजकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और G की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हैं कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट कितना होगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स नेचर में कैसा है, ये अट्रैक्टिव होता है, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, यानी कि ये एक तो पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। दूसरा ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसलिए क्योंकि यहाँ पर F का जो रिलेशन है वो 1/r स्क्वायर से है, तो इसलिए ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से काम करता है। दूसरा ये काफ़ी यूनिवर्स में, पूरी यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, तो इट मीन्स ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट ये कंपैरेटिवली नेचर में कैसा है, वीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, वीक हो जाएगा। ये सेंट्रल फोर्स है, यानी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा ही गवर्न हो रहा है। अब जैसे हमारे यूनिवर्स में सन है, वो एक सेंटर में है और उससे ही गवर्न हो रहा है फोर्स, बाकी अदर प्लैनेट्स के बीच में और उस सन के बीच में लग रहा है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके बाद यानी पर्टिकुलर और एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल जो होते हैं इसमें ग्रेविटॉन्स होते हैं। यानी इन चारों पर्टिकुलर अगर हम फोर्सेस की बात करें तो इनमें सभी में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होता है, जिनको जैसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या हुआ, ग्रेविटॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फॉलिंग बॉडीज़ वगैरह, उनके बीच में और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, और जितने भी प्लैनेट्स हैं या सन है उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस या रेस्ट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। दो चार्जेस हैं जो कि रेस्ट में पड़े हुए हैं। सपोज़ आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज़ यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, दिस इज़ Q1 एंड दिस इज़ Q2, तो दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर क्या है, डिस्टेंस है, सपोज़ r। तो जो इनके बीच में लगने वाला रेस्ट चार्जेस है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ या रिपल्शन हुआ, वो कैसा हुआ, डिपेंड करता है F इजकल टू K Q1 एंड Q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ की तरह ही होता है। अब बात करते हैं ये K क्या है, तो देखिए K जो है हमारा पर्टिकुलरली अगर हम K की बात करें तो K हमारा इक्वल है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ड को हम, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, एप्साइलन, एप्साइलन, ठीक है। ये एप्साइलन किस चीज़ को डिनोट करता है, एप्साइलन जो है इज़ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। परमिटिविटी मतलब जहाँ ये दो चार्जेस को प्लेस किया गया है, उन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है, यानी जहाँ पर इसको रखा गया है कि वो एयर है या वो वैक्यूम है या फिर कोई और लिक्विड सॉलिड कोई मीडियम है, वो उसकी परमिटिविटी यानी वो उसको अलाउ कर रहा है कि चार्जेस के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल है। इस तरीके से हम यहाँ पर दो चार्जेस के अलावा दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में भी अगर फोर्स की बात करें तो उसको हम मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में भी काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह देते हैं। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली जो चार्ज है हमारे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, चार्ज हमारे किसी भी नेचर के हो सकते हैं। चार्ज की जो पोलैरिटी है आपने क्लास 10th में पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यदि ये दोनों सेम नेचर के हैं यानी कि प्लस प्लस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा, यही होगा, यानी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अगर ये दोनों नेगेटिव है तब भी ऐसा ही होगा। तो इट मीन्स ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होगा और डिपेंड करेगा पोलैरिटी ऑफ चार्ज पर। उसके बाद ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को इसलिए ओबे करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इनकी रिलेशन में F1/r² आ रहा है, इसलिए इन्वर्स स्क्वायर लॉ हुआ।
लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी कंपैरेटिवली ये जैसे आपने ग्रेविटेशन फोर्स में पढ़ा है ये लॉन्ग रेंज है, तो ऐसे ही ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स में आता है। ये भी सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसका रेंज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हुआ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा आपने ऊपर यहाँ पर अभी एक रिलेशन पढ़ा था। इस रिलेशन में आपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो इनके ऊपर ये जो रेंज आ रही है, ये जो इनकी रेंज है वो कितनी आ रही है, 10⁻36, और ये किसके लिए आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए आ रही है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जो है, इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी फोटॉन्स होते हैं, और उनको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये वो फोर्स है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को एटम के अंदर बाइंड करके रखे हुए हैं। यानी एटम के अंदर अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों एक साथ एक जगह पर बाइंड हैं, तो वो इस वजह से बाइंडेड हैं क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। यानी इन एन एटम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एग्जिस्ट टुगेदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दैम। अब अगर वहाँ पर हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पर उनको एक जगह पर स्टैटिक कंडीशन में या स्टेबल कंडीशन में रखे हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस में लगने वाला फोर्स है, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं 10⁻38 टाइम्स है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज इसलिए कहा गया क्योंकि न्यूक्लियस का जो पर्टिकुलर साइज ऑर्डर होता है वो आप जानते हैं कितना होता है, 1 फर्मी मीटर के ऑर्डर के होता है, और 1 फर्मी मीटर कितना होता है, अराउंड 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। ये 1 फर्मी मीटर होता है, और फर्मी मीटर बहुत ही छोटा सबसे एक स्मॉलेस्ट जो है स्केल होता है जिस रेंज में ये न्यूक्लियस का साइज़ होता है, और इसी रेंज के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये नॉन सेंट्रल हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, चार्ज इंडिपेंडेंट करेक्टर होता है, क्योंकि जो चार्जेस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, जैसे न्यूट्रॉन पर तो आप जानते हैं 0 चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, तो ये चार्ज की वजह से इनके बीच में लगने वाला फोर्स नहीं है, यानी ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, राइट। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो है एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ये मतलब इनमें जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं वो कौन से होते हैं। इनमें जो एक्सचेंज होने वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में जो रेस्पॉन्सिबल होता है लगने फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो पार्टिकल होते हैं पाई मेसॉन, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। ये पार्टिकल कौन से हमारे, पाई मेसॉन, ये पार्टिकल पाई मेसॉन, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल ऑफ जो न्यूक्लियर फोर्स है, वो न्यूक्लियर फोर्स बाइंड together the protons and neutrons in the nuclei, so they are responsible for stability of the nuclei। एक्चुअली जो न्यूक्लियर फोर्स उनके बीच में लग रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से लग रहा है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन द हैवी न्यूक्लियाई बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो भी आप रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस के बारे में जानते होंगे, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो टाइम के साथ डिके होते रहते हैं, क्योंकि उनमें डिफरेंट रेडिएशंस के रूप में एनर्जी निकलती रहती है और उनका मास डिके होता रहता है। तो वो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होने की वजह से ऐसा करते हैं, और उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बीच में, या फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, जो कि उनको एक जगह पर स्टेबल करता है या बाइंड करके रखता है। Generally, a nucleus of unstable atom in which binding energy is not strong enough to hold the proton and neutron together inside the nucleus, then such atoms will lose neutrons and protons। यानी जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं या अनस्टेबल एटम्स होते हैं, उनमें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को एक साथ कंबाइन करके रखने के लिए या बाइंड करने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, लॉस हो जाते हैं, और इसीलिए जो उनमें अनस्टेबिलिटी है उसके बाद लॉस करने न्यूट्रॉन या प्रोटॉन लॉस करने के बाद उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। एक जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो खुद अपने आप में अनस्टेबल होता है और वो भी फर्दर डिके होता रहता है।
और उसके बारे में हम और आगे डिटेल में करेंगे। वो डिके होकर के क्या करता है, वो एक प्रोटॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन देता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स को वीक इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर जब बाइंडिंग एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन से उनको एक साथ बाइंड करने के लिए, अगर उतनी ना हो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वहाँ से लॉस हो जाते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को अटैम्प्ट कर सकें। अब ये किस रूप में होता है, ये प्रोसेस होता है बीटा डिके प्रोसेस। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक न्यूट्रॉन है यहाँ पर, जब न्यूट्रॉन डिके होगा तो मतलब जो कि अनस्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कर रहा है कि वो डिके होने के बाद एक तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो आप सिंबल देख पा रहे हैं, ये सिंबल न्यूट्रॉन का है, और उसके बाद फिर ये प्रोटॉन हुआ H11, और ये सिंबल जो है हमारा, ये किसके लिए हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप जानते हैं -1 चार्ज होता है। और उसके बाद फिर जो ये आप सिंबल देख पा रहे हैं न्यू बार, ये सिंबल होता है न्यू बार, ये सिंबल होता है आपका एंटी न्यूट्रिनो के लिए, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ से अब यहाँ तक आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती हैं, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग द न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो सिंबल है वो हमारा सिर्फ न्यू होता है, इसको सिर्फ न्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ गवर्न बाय वीक न्यूक्लियर फोर्स, और मैं इनकी रेंज पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इट इज़ अराउंड 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और इनका जो रेंज है वो काफ़ी स्मॉल होता है, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लिमिट तक लगता है। जो इनके एक्सचेंज होने वाले मैसेंजर पार्टिकल्स हैं वो मासिव वेक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं बोसोन्स। और उनको बोसोन्स को जो आप रिप्रेजेंट करते हैं वो एक तो W प्लस या माइनस के थ्रू करते हैं, या फिर जेड बोसोन्स, W बोसोन्स एंड जेड बोसोन्स, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं नेचर में सभी इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं। यानी अगर आपसे कोई शॉर्ट में पूछे कि फंडामेंटल फोर्सेस का जो बेस है, यानी अराइज होने का जो मेन कॉज है वो क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स। और सभी 4 फोर्सेज में आपने पार्टिकल्स का नाम पढ़ा जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं या मैसेंजर पार्टिकल्स हैं। जैसे मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो हमने ग्रेविटेशन फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल देखे वो थे ग्रेविटॉन्स। हमने यहाँ पर ग्रेविटॉन्स के बारे में पढ़ा, राइट। ये ग्रेविटॉन्स आ गया यहाँ पर, और ग्रेविटॉन्स के बाद फिर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो पार्टिकल्स पढ़े वो पढ़े हमने फोटॉन्स। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है यहाँ पर जो हमारे पाईमेसोन्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स में जो हमारे पर्टिकुलर हमारे पार्टिकल हुए वो वे बोसोन्स, राइट। तो इस तरीके से जो है हमने फंडामेंटल फोर्सेस अराइज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। और अब बात करते हैं कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हमने क्लास 9 या 10th में प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, वो कौन कौन से थे। हमने पढ़ा था कि ओनली प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम से भी छोटे पार्टिकल उनके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल होते हैं। बट even smaller fundamental particles exist in the nature, and these are quark, QUARKS, quark। और इन पार्टिकल्स के बाद जो हमारे पास पार्टिकल, मैंने अभी भी आपको नाम बताया, एक तो नाम है उसका क्वार्क, ये पार्टिकल्स होते हैं। क्वार्क के बाद फिर नेक्स्ट हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया बोसोन्स होते हैं। बोसोन्स के बाद फर्मियोन्स पार्टिकल्स हैं, ये भी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर कैटेगरी में आते हैं। और भी हैं कुछ हेड्रॉन्स एंड मैनी मोर्स एग्जिस्ट इन द नेचर। टोटल इस तरह से जितने भी नेचर के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल हैं वो कितने हैं, टोटल 36 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर हम अब सब एटॉमिक पार्टिकल को आपने जो पढ़े थे अगर कैटेगराइज करें या क्लासीफाई करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द नेचर। नंबर 1 एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड नंबर 2 कंपोजिट पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में तो आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को पढ़ा,
और बाकी जो मैंने अभी कुछ और बताए कंपोजिट पार्टिकल्स भी हैं। ये सभी टोटल 36 कंफर्म फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। इनके अंदर 36 के अंदर पार्टिकल्स भी हैं और एंटी पार्टिकल्स भी हैं। जैसे मैं अभी पीछे आपसे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात कर रहा था, तो जो एंटी वर्ड जहाँ जुड़ रहा है इट मीन्स वो एक एंटी पार्टिकल है। इन सब के बारे में जो स्टडी दी थी प्रोफेसर सी सावेज, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सबसे पहले बताया था। राइट, अब बात करते हैं क्वार्क कैसे पार्टिकल होते हैं। देखिए क्वार्क जो हैं हमारे वो एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि विच इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। राइट, दीज आर स्मॉलर पार्टिकल्स देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्मॉलर होते हैं और उन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। 1970s के में इनके बारे में सबसे पहले पता लगा था। हालांकि इनकी कोई एपरेंट स्ट्रक्चर अभी तक नहीं है, थ्योरेटिकली हम इनको बताते हैं। और इनके भी अंदर इनसे भी छोटे प्रियॉन्स पार्टिकल पाए जाते हैं। क्वार्क 6 टाइप के होते हैं। अगर हम सिंबल की बात करें तो जो इनका नेम है उनका फर्स्ट लेटर उनका सिंबल है अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम। अप का यू, डाउन का डी, चार्म का सी, स्ट्रेंज का एस, टॉप का टी, बॉटम का बी। इनके सिंबल्स हैं जिनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क्स। इस तरीके से नेक्स्ट है बोसॉन्स पार्टिकल्स। बोसॉन्स हमारे बेसिकली तो अगर देखें तो 4 टाइप के हैं, बट टोटल 6 टाइप के होते हैं। अगर हम बेसिकली 4 टाइप के अंदर बात करें तो कौन कौन से हैं। पहला है फोटॉन्स, जैसे मैं अभी पीछे आपसे बात कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जो पार्टिकल्स हैं जो एक्सचेंज होते हैं कौन से होते हैं, फोटॉन्स। उनको गामा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, फोटॉन्स के बाद बोसॉन्स के अंदर पार्टिकल जो हमारे आते हैं, एक तो हुआ फोटॉन्स यानी कि गामा। फिर नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल्स जो आते हैं वो आते हैं ग्लूकॉन्स। ग्लूकॉन्स को जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, ग्लूकॉन्स। तो इस तरीके से हम फोटॉन्स, ग्लूकॉन्स, फोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्लूकॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स मैं अभी पीछे आपसे बता चुका हूँ, वो वीक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो ग्रेविटॉन्स पार्टिकल हैं वो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो नेचर में लगता है। इन सबको हम गेज बोसॉन्स भी कहते हैं। ये चारों जो मैंने आपको बताए, यानी अगर हम गामा, फोटॉन्स, जी, ग्लूऑन्स और डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स और ग्रेविटॉन्स, इन सबको हम गेज बोसॉन्स भी कह सकते हैं एक साथ। और उसके बाद फिर 2 थ्योरेटिकल बोसॉन्स पार्टिकल्स हमारे पास और आते हैं जो कि हमारे ग्रेविटॉन्स और हिग्स बोसॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। जो हिग्स बोसॉन्स हैं वो हमारे स्केलर बोसॉन्स माने जाते हैं। राइट, नेक्स्ट है फर्मियोन्स। फर्मियोन्स भी हमारे न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि वीक सब्सटेंस या वीक सब एटॉमिक फोर्सेस जैसे ग्रेविटी वगैरह के बीच में लगने वाले पार्टिकल हैं। एंटी न्यूट्रिनो के नेम से भी जाने जाते हैं ये। और ये बात करते हैं इनको हम एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्यों कहते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे एंटी न्यूट्रिनो की बात की थी, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया था, ये न्यू बार से रिप्रेजेंट किया एंटी न्यूट्रिनो। इनको हम फर्मियोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये बात करते हैं इनका नाम न्यूट्रिनो ही क्यों पड़ा या एंटी न्यूट्रिनो क्यों पड़ा। एक्चुअली इनका नाम न्यूट्रल होने की वजह से न्यूट्रिनो पड़ा। और ये जो इनका रेस्ट मास होता है वो ऑलमोस्ट 0 होता है, इसीलिए इनको इनकी कोई अगर हम देखें तो रिएक्शन के अंदर जब ये रिलीज़ होते हैं या फाइनल प्रोडक्ट के साथ निकलते हैं, जैसे पीछे हमने एक अभी रिएक्शन को स्टडी किया जिसमें साथ में ये पार्टिकल निकल रहा है यानी न्यू बार, तो ये पार्टिकल हमारा कैसा हुआ, न्यू बार कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे अगर आप न्यूट्रॉन में नीचे नंबर दे रखा है एटॉमिक नंबर 0, अगर हम 1 और इधर -1 को राइट हैंड साइड सम करते हैं तो 0 ही आ जा रहा है। राइट, तो इस तरह से जो है हम इस रिएक्शन को बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट है फर्मियोन्स के बाद हेड्रॉन्स है। हेड्रॉन्स भी ऐसे पार्टिकल होते हैं जो 2 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। आपस में 2 मॉलिक्यूल्स वगैरह जो आपस में जिस तरीके से जुड़ते हैं उसी तरीके से 2 क्वार्क पार्टिकल आपस में एक साथ टुगेदर होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बात करें इनके टाइप्स की तो इनके टाइप्स होते हैं मेसॉन्स एंड बैरियॉन्स।
मेसोन्स में एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है, जबकि बेरियोन्स में 3 क्वार्क होते हैं। और ये अगर हम बेरियोन्स को स्प्लिट अप करें तो उसमें 3 क्वार्क पार्टिकल्स निकलते हैं। इस तरीके से जो है हम इनको स्टडी करते हैं। अगर 3 क्वार्क पार्टिकल का कॉम्बिनेशन देखें तो किस तरह से हो सकता है, उसमें 2 अप और 1 डाउन क्वार्क हो सकते हैं, तो वो आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटॉन। अगर 2 डाउन, यानी अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बताना चाहूँ, तो अगर 2 अप प्लस 1 डाउन क्वार्क अगर पार्टिकल मिलेंगे तो उससे 1 प्रोटॉन बनता है, राइट। इसी तरीके से अगर 2 डाउन पार्टिकल हैं, डाउन क्वार्क हैं, और 1 अप क्वार्क है, तो 1 अप क्वार्क से मिलकर बनेगा 1 न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस चलती रहती हैं, वो रिएक्शंस के लिए ये पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका डिके होना या ना होना वो उनकी स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और इसी से ही स्ट्रॉन्ग या वीक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स पार्टिकल्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया आपको, फर्मियोन्स पर्टिकुलरली न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं, और लेप्टॉन्स हमारे एंटी न्यूट्रिनो होते हैं। तो जो पार्टिकल वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, और इनको लेप्टॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये 3 टाइप के होते हैं। ये होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून MUON म्यून, एंटी म्यून टॉ, और टॉ न्यूट्रिनो। इस तरह से ये हमारे 6 पार्टिकल्स होते हैं। तो जितने अगर हम पार्टिकल्स के बारे में जान चुके हैं, तो अगर हम देखें तो अब तक सबसे छोटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल अगर हम देखें तो वो कौन सा है, वो है हमारा क्वार्क। यानी क्वार्क पार्टिकल्स आप देख रहे हैं कि सभी के अंदर पाए जा रहे हैं, उनसे मिलकर और दूसरे पार्टिकल्स बन रहे हैं। यानी कुछ पार्टिकल जो हैं प्रोटॉन्स बन रहे हैं क्वार्क से मिलकर, कुछ न्यूट्रॉन बन रहे हैं, कुछ बोसॉन्स बन रहे हैं। इसका मतलब सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट एवर पार्टिकल जो अब तक है वो कौन सा हुआ, क्वार्क हुआ। तो it means quark are the smallest particles we have come across in our scientific endeavor, and the discovery of quark means protons and neutrons are not फंडामेंटल एनीमोर। इसका मतलब अगर क्वार्क हमने डिस्कवर कर लिया है तो इसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अब सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहे, उनसे भी छोटा कोई और है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं कंजर्वेशन लॉ की ओर। कंजर्वेशन लॉ अगर हम ध्यान से देखें तो नाम से पता लग रहा है कि ये कंजर्वेशन को बता रहा है, यानी कंजर्व होने के बारे में आपसे बता रहा है, जो कि आगे चल के हम डिफरेंट चैप्टर्स में और भी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे इनके बारे में। बट यहाँ एक बार थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि बेसिकली फिज़िकल जो प्रोसेस होते हैं उनमें बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, और जब वो सेम रहती हैं यानी टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं। और जो उनके जिन लॉज के थ्रू वो गवर्न होती हैं वो क्वांटिटीज़, उनको हम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे फिज़िकल प्रोसेस के अंदर लगने वाले डिफरेंट फोर्स होते हैं, और बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो आगे हम फिज़िक्स में चलकर पढ़ेंगे, जब वो कांस्टेंट रहती हैं या टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जितने भी लॉ वो गवर्न करते हैं कंजर्वेशन मैनर में रह करके, उनको हम कंजर्वेशन लॉ कहते हैं। अब क्लासिकल फिज़िक्स, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 2 ब्रांच ऑफ फिज़िक्स हैं, क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। तो क्लासिकल फिज़िक्स में यूजुअली हम 4 कंजर्वेशन लॉ को डील करते हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सभी क्वांटिटीज़ जिनके ऊपर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन बने हैं, टाइम के साथ कंजर्व रहने वाली क्वांटिटी हैं, और इन्हीं के लॉज को हम आगे चल के और आगे क्लास 11th में डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में बताइएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो आप उसके लिए भी बताइएगा। इसकी PDF फाइल भी अवेलेबल है, आप मैसेज करके वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।